Hello, my beautiful soul. Hello, my dear ones. Friend, this is Archana. अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है. फ्रेंड्स, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सब में शेयर कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए सो दैट कोई नया कंटेंट, नई चीज़ें डिलीवर हों तो आप तक नोटिफिकेशन इजली पहुँच जाए. राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल एंड डियर, हमारे पेड बैच EMRS के चल रहे हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द पेड बैच TGT, PGT, टीचिंग, नॉन टीचिंग, ओके, एनी काइंड ऑफ टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए यू आर मोस्ट वेलकम. एंड 9 to 12 हमारे इकोनॉमिक्स की भी सीरीज़ चल रहे हैं एंड 9 to 12 होम साइंस की भी सीरीज़ चल रहे हैं एज वेल एज CTET के भी क्लासेस चल रहे हैं. किसी भी बैच में आपको अगर एडमिशन लेना है काइंडली लेट मी नो, कमेंट इन कमेंट बॉक्स. आई लेट यू इन माई पेड बैच. फर्स्ट ऑफ ऑल डियर, आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे इकोनॉमिक्स के. मैं आपको जस्ट एक नोट्स की तरह दूंगी. इट विल हेल्प यू. और ये जस्ट आप एक क्विक रिवीजन करते जाइए. राइट डियर, सिर्फ क्विक रिवीजन करते जाइए और कुछ नहीं, जस्ट एक स्टोरी सुनिए विदाउट PDF. राइट. सो 2 वीडियो इस टाइप की मैंने आपको दे रखी हैं और हम जो डिस्कस कर रहे थे कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का डिस्कस कर चुके थे. आपको मालूम था कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में हमने बातें कर ली थी, उसको डिटेल में समझ लिया था. और रिज लाइन, राइट, रिज लाइन पे हम थे. वहीं से आगे बढ़ते हैं और क्विक एकदम फटाफट करेंगे. ठीक है, जस्ट कहानी सुनो और अपने माइंड में खुला दिमाग रखो और माइंड में अपना डालते जाओ. ठीक है ना. उस क्षेत्र, रिज वक्र क्या होता है? रिज वक्र उस क्षेत्र की जानकारी देता है जहाँ पे हम उत्पादन के साधनों को प्रतिस्थापित करके सबसे इफेक्टिव प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं. राइट. श्रम और पूंजी के एक निश्चित सीमा तक परिवर्तन संभव है. करेक्ट. तो उत्पादन के साधन को एक दूसरे के स्थानापन्न एक सीमा तक कर सकते हैं. एक लिमिट होती है ना. ठीक है ना. सब्स्टिट्यूशन की भी एक लिमिट होती है, यही बता रहा है. रिज वक्र समोत्पाद वक्र के उस पोर्शन को दर्शाता है जिसके अंतर्गत उत्पादक के कारकों का स्थानापन्न संभव है. करेक्ट. जहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. अब रिज लाइन आपका एक जो है ऊपर की तरफ आएगा. ये मैं डिटेल में पिक्चर्स के साथ भी आपको डिटेल करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी. अभी आप समझ जाइए. ठीक. एक आपका लेफ़्ट साइड से आएगा ऊपर जाता हुआ. ठीक है ना. एक जो है आपका राइट साइड से एक्स एक्सिस की तरफ ऊपर जाता हुआ. ठीक है ना. 2 ऐसे 0 पॉइंट से स्टार्ट होंगे और बीच में बढ़ते हुए चले जाएंगे, फिर स्लो हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. ठीक है ना. एंड अब इनके अंदर की जो सिचुएशन होगी वहीं पर प्रोडक्शन आपका हो पाएगा. इनके बाहर की कंडीशन है प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा. वाई एक्सिस की तरफ जो रिज लाइन के बाहर की लाइंस होंगी उसमें जो है आपका प्रोडक्शन 0 के बराबर होगा. उसके बाद एक्स एक्सिस की तरफ जो रिज लाइन बनेगी, सीमा रेखा जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, उनके पॉइंट्स के बाहर का जो है वो माइनस में प्रोडक्शन आएगा. करेक्ट. तो ये एक पर्टिकुलर सुटेबल जो है सीमा रेखा होता है, समझ लो, रिज लाइन, जिसके अंदर में प्रोडक्शन जो है उत्तम तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं. करेक्ट. अभी कुछ पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को एक नंबर दे सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6. ठीक है. तो इनको मिलाने पर ए लाइंस प्राप्त होती है. ए लाइंस आपकी वाई एक्सिस की तरफ होगी और फिर जो है इसी तरह बी लाइन भी इन्हीं पॉइंट्स को मिलाकर बनती है. राइट. ए बिंदु से ऊपर बाहर के इक्वल टू 0 है. बी इन से बाहर L इक्वल टू माइनस यानी निगेटिव है. राइट डियर. चलो, ये हो गया. उसके बाद आपका आता है A और B के बीच की एरिया में उत्पादन साधनों को एक दूसरे की जगह रख सकते हैं और प्रोडक्शन को बनाए रख सकते हैं. बेहतर उत्पादन को बनाए रखते हुए साधन एक दूसरे से प्रतिस्थापित कर सकते हैं. तो रिज लाइन बताती है कि, ठीक, क्या बताती है? ऑप्टिमम प्रोडक्शन को डिफाइन करती है. ठीक. बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिज लाइन. कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसमें, TGT PGT में भी, नेट DRF में भी. ठीक है ना.
सब में आ चुका है। तो क्या करती है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन को डिफाइन करती है। कॉप डगलस उत्पादन फलन आपको पता है, Q इक्वल टू KLACB, जहाँ A फॉर अल्फ़ा, B फॉर बीटा के लिए कौन सा युग्म सही है। ठीक, ये बता रहा है, ये तो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दीजिए। ठीक, जस्ट वेट। उसके बाद हमारा आता है, ये शायद हम थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके हैं। देखिए, द्वितीय सर्वोत्तम सिद्धांत, लिप्से, लंकास्टर, नवीन कल्याणकारी अर्थात छत पूरक सिद्धांत, काल्डोर, हिक्स, सिटोवस्की, सामाजिक ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं, और इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया। तो मैं जस्ट पढ़ती जा रही हूँ, आप माइंड में डालते जाओ। ठीक, द्वितीय सर्वोत्तम सिद्धांत लिप्से, लंकास्टर ने किया। नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र को जो है क्या किया गया है, टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। छतपूरक, इसके सिद्धांत को दो सिद्धांत है, छतपूर्ति सिद्धांत और सामाजिक कल्याण क्रिया का सिद्धांत। छतपूर्ति का सिद्धांत काल्डोर, हिक्स, सिटोवस्की ने इनका प्रतिपादन किया। सामाजिक कल्याण क्रिया का सिद्धांत आपका वर्गसन, टिंटर, सैमुअल्सन ने दिया। बाजार असफलता का कारण क्या होता है, बाजार असफलता का कारण एकाधिकार होता है। उत्पादन उपभोग में बाह्य मितव्यताएं, अमितव्यताएं, ठीक, ये आदि इनके कारण होते हैं। तो क्या क्या कारण हो बाजार असफलता का, एकाधिकार, उत्पादन उपभोग में बाह्य मितव्यताएं और अमितव्यताएं, सार्वजनिक वस्तु का उपभोग आदि, राइट। और उसके बाद अब देखो बेटा, पैरेटो अनुकूलतम क्या होता है, ये आप जब पीजी वगैरह में पढ़े होंगे ना, ग्रेजुएशन में, पीजी में, तो आपको पता होगा। ठीक है ना। सो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको सब मालूम है। पैरेटो अनुकूलतम उपयोगिता का क्रमवाचक विचार है। नव प्रतिष्ठित कल्याणकारी अर्थशास्त्र वास्तविक आदर्श, पीगू कैनन। ठीक, तो ये बोला नव प्रतिष्ठित कल्याणकारी अर्थशास्त्र वास्तविक आदर्श है, ठीक है, अर्थशास्त्र है। और ये जो है पीगू और कैनन इसके समर्थक हैं। लाभ का सिद्धांत, शुम्पीटर, नव प्रवर्तन। ठीक, HF नाइट ने अनिश्चितता जोखिम का सिद्धांत दिया। आभास लगान को परिवर्तनशील लागतें मार्शल ने दी। क्वाशी रेंट, ठीक, क्वाशी रेंट टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। क्वाशी रेंट, टू रेंट माइनस टोटल रेंट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब टोटल अब रिवेन्यू में से जो है आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट रेंट बच जाएगा, राइट। सामाजिक कल्याणकारी फलन, वर्गसन, सैमुअल्सन, एरो। लगान का प्रतिष्ठित रिगार्डियन सिद्धांत, वेस्ट टॉरेंस, माल्थस, रिकार्डो। ठीक, भेदात्मक लगान, डिफरेंशियल रेंट। भेदात्मक लगान को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेंट बोलते हैं। ठीक, उसके बाद जो है ये बोल रहा है लगान का प्रतिष्ठित कार्डियन सिद्धांत किसने दिया, वेस्ट टॉरेंस, मार्शल, रिकार्डो ने भेदात्मक लगान की बात कही इन्होंने। आर्थिक लगान क्या होता है, संविदा लगान। आर्थिक लगान, संविदा लगान। आर्थिक लगान किस चीज़ पे आता है, भूमि पर आता है। ठीक, संविदा लगान क्या होता है, नाली कुओं की कीमत और भूस्वामी को मिलता है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ हम लटक जाते हैं और बहुत बढ़िया से झूल जाते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए और अच्छे से आ जाएगा नंबर। लगान का आधुनिक सिद्धांत, जॉन रॉबिन्सन। ठीक है ना, विकल्प आय, लगान का आधुनिक सिद्धांत विकल्प आय। ठीक है ना, जॉन रॉबिन्सन, बेनहम, गोल्डिंग ने दिया। आर्थिक लगान क्या होता है, वास्तविक आय माइनस विकल्प आय अधिशेष। ठीक, करेक्ट। इसके बाद साधन की पूर्ण रोजगार पूर्ति, वास्तविक आय इक्वल टू विकल्प हस्तांतरण आय, करेक्ट। एंड साधन की बेलोज पूर्ति, वैकल्पिक आय शून्य होता है इसमें। अधिक बेरोजगार पूर्ति में वास्तविक आय हस्तांतरण आय से भिन्न होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो। जब पूर्ण रोजगार होगा, साधन पूर्ण रोजगार पूर्ति होगी तो वास्तविक आय विकल्प हस्तांतरण आय के बराबर होगा।
साधन की पूर्ण बेलोच पूर्ति होगी तो वैकल्पिक आय शून्य हो जाएगा। ये रटने की बात है, सीधा देगा कि साधन की पूर्ण बेलोच पूर्ति होगी तो वैकल्पिक आय शून्य होगा, अधिक होगा, कम होगा, उसमें झूलते रहोगे तो वैकल्पिक आय शून्य होता है पूर्ण बेलोच में। अधिक लोचदार होगा तो वास्तविक आय हस्तांतरण आय से अधिक होगा। क्लियर? चलो, सापेक्ष आय परिकल्पना ड्यूजनबेरी ने दिया था। अतिगुणक या सुपर मल्टीप्लायर जिसे बोलते हैं, ये गुणक त्वरक की अंतःक्रिया अननोन अंतःक्रिया है। राइट डियर? चलो, मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप तक डिलीवरी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक, इसलिए मैं कर रही हूँ। कुल उत्पादन टीपी अधिकतम हो तो एमपी शून्य होता है। एमपी शून्य ऋणात्मक हो सकता है, ध्यान से सुनना। टोटल प्रोडक्ट अधिकतम होता है तो एमपी शून्य होता है, सबको मालूम है, ये तो 11-12 के बच्चे हैं हमारे, बता लेंगे, ठीक है ना। टीपी जब मैक्सिमम होता है तो एमपी शून्य होता है, ठीक। एमपी शून्य होता है, एमपी शून्य ऋणात्मक तो हो सकता है और एपी ना तो शून्य होता है ना ऋणात्मक होता है। एपी तथा एमपी एक दूसरे को वहाँ काटते हैं जहाँ एपी अधिकतम और एमपी नीचे गिरता हुआ होता है। करेक्ट? उत्पादन फलन x इक्वल टू एफ ए बी सी एन। राइट? परिवर्तनशील अनुपात का नियम, ये जो है क्या है, शॉर्ट रन है, पैमाने के प्रतिफल लॉन्ग रन है, और कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्शन है। औसत उत्पादन, जो आपका औसत उत्पाद क्या होता है, एपीएल इक्वल टू क्यू अपॉन एल, ठीक। सीमांत उत्पाद क्या होता है, एमपीएल इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा 1। समोत्पाद वक्र, दो साधनों के विभिन्न संयोग जिसमें समान उत्पादन होता है। तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRTS LK इक्वल टू डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल। MRTS LK इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट, ठीक, स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट, जिसे हम समोत्पाद वक्र बोलते हैं। करेक्ट? आइसो प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसी को, ठीक। इक्वल टू डेल्टा के अपॉन डेल्टा एन। करेक्ट? ये क्लियर? तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर तथा उत्पादन के साधनों की सीमांत उत्पाद, लॉस ऑफ आउटपुट इक्वल टू गेन इन आउटपुट। राइट? डेल्टा के इंटू एम पी के इक्वल टू डेल्टा एल इंटू एम पी एल। करेक्ट? और डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल इक्वल टू एम पी एल अपॉन एम पी के। MRTS LK इक्वल टू एम पी एल अपॉन एम पी के। समोत्पाद वक्र नीचे को झुका होता है। आइसो प्रोडक्ट का आपका क्या होता है, नीचे की ओर झुका होता है। राइट? इसके बाद आपका क्या आता है, ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। यह भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। दाईं ओर का समोत्पाद वक्र अधिकतम उत्पादन को दर्शाता है। आपको ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं, बातें हैं, विशेषताएं हैं, इनको सुनकर कुछ याद आ रहा है आपको? आई थिंक आपको याद आ रहा होगा। इंडिफरेंस कर्व की क्वालिटीज़ भी ऐसी ही है ना, थोड़ा सा ऐसे टैली करके पढ़ोगे तो परमानेंट आपके माइंड में घुसेगा, ठीक है ना। नहीं तो भैया इकोनॉमिक्स सर के ऊपर से गुजर जाएगा, लुटिया डुबा देता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ो, बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, डायनेमिक सब्जेक्ट है। सीधी रेखा, पूर्णतः स्थानापन्न, समोत्पाद वक्र, ठीक। पूर्णतः मैंने आपको बताया था ना, आइसो प्रोडक्ट कर्व जो है, समोत्पाद वक्र जो है पूर्ण स्थानापन्न की सिचुएशन में, ओके, सब्स्टिट्यूशन की उसमें एक ऊपर से नीचे गिरता हुआ डिमांड कर्व की तरह जो है एक सीधी रेखा के रूप में होता है। लेकिन वही पूरक में जो है समोत्पाद वक्र क्या होता है, एल शेप में आ जाता है, ठीक। एल शेप में क्यों आता है, क्योंकि ये आपका सीधी रेखा में क्यों होता है, क्योंकि इसकी वक्रता समाप्त हो जाती है। राइट? समलागत रेखा आ गया आपका, देखो समोत्पाद वक्र हो गया, अब समलागत रेखा भी आ गया, ठीक। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझना। तो आपने देखा इंडिफरेंस कर्व भी था, ठीक, इधर हमारा उत्पादन में समोत्पाद वक्र है, कॉस्ट में हमारा सम लागत रेखा भी है। आइसो कॉस्ट लाइन क्या होता है आपका, जैसे ये भी जो है इसकी ढाल जो है क्या होती है, डिमांड कर्व की ही तरह होती है। राइट डियर? ऊपर से नीचे गिरती हुई होती है। C/R
ऊपर के ऊपरी पोर्शन को बोलते हैं C/W, निचले पोर्शन को बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी ढाल ऐसी होती है, दो साधनों श्रम पूंजी, ठीक, लेबर एंड कैपिटल, ठीक, के अनुपात के बराबर सम लागत रेखा AP की ढाल श्रम की कीमत और पूंजी की कीमत, तो W/R। क्लियर। उत्पाद संतुलन, साधनों के अधिकतम संयोग में न्यूनतम लागत। MRTS/LK श्रम की कीमत अपॉन पूंजी की कीमत, राइट। MRTS/LK इक्वल टू W/R। क्वेश्चन ये आ चुका है, ये आपका आई थिंक NVS में भी आया था और उसमें भी आया था, आपका आर्मी पब्लिक स्कूल में भी आया था, APS में भी आया था इस टाइप के क्वेश्चन, और KVS में भी पूछा गया था, ठीक। तो संभावना है कि EMRS में भी पूछा जाएगा, करेक्ट। MPL/W या MPL/W इक्वल टू MPK/R। लागत व्यय की एक निर्दिष्ट मात्रा के साथ MRTS/LK इक्वल टू W/R, राइट। MRTS/LK इक्वल टू MPL/MPK, मतलब दोनों ही होगा, कंफ्यूज मत होना। अगर W/R लिख दिया या फिर MPL/MPK लिख दिया तब भी आप वही रहेगा, आप कंफ्यूज आपने बिल्कुल नहीं होना, राइट। मेरा यही कहने का मतलब है। तो अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ। तो MPL/MPK इक्वल टू W/R, दोनों एक ही बात हुई ना। और इसका शेप भी बेटा जैसे आपका इंडिफरेंस कर्व का होता है वैसे ही इसका शेप होता है, ठीक है, C के आकार का ऊपर से बढ़ता हुआ। और क्वालिटीज़ भी आपने देखी सेम होती हैं, ठीक। क्या क्या होते हैं इनके कंपोनेंट्स, क्या क्या इनकी बातें क्या होती हैं, फैक्ट्स इनके बारे में क्या होते हैं, विशेषताएं। तो ये दाएं से वक्र दाईं और नीचे को झुका होता है, मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर होता है, एक दूसरे को नहीं काटता है, दाईं ओर का समुत्पाद वक्र अधिकतम उत्पाद दर्शाता है, करेक्ट। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा आता है विस्तार पथ, ठीक, एक्सपेंशन पाथ। उत्पादन बढ़ने पर साधनों का संयोग बदल जाएगा, दी हुई न्यूनतम लागत पर उत्पत्ति करना। विस्तार पथ मूल बिंदु से सरल रेखा की आकृति का होता है। पैमाने के प्रतिफल सभी साधनों को बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। बढ़ाया जाए तो उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो। पैमाने का प्रतिफल, स्केल की बातें कहाँ होती हैं, लॉन्ग टर्म की होती हैं। बोला सभी साधनों को बढ़ाया जाए तो प्रोडक्शन पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका इफेक्ट कितनी टाइप्स का पड़ेगा, वर्धमान पड़ेगा, स्थिर पड़ेगा, ह्रासमान पड़ेगा। क्लियर। मतलब एक समय बढ़ाया जाएगा तो एक फेज में बढ़ता जाएगा, वृद्धि होगी, फिर स्थिर हो जाएगा, फिर गिरने लगेगा, ठीक। जैसे हमारे यूटिलिटी में हुआ था ना वैसे ही, ठीक है ना। उसके बाद वही तीनों बताया ना मैंने, सबसे पहले बढ़ेंगे, फिर स्थिर रहेंगे, फिर गिरने लगेंगे। कॉप डगलस उत्पादन फल है, फिर से मैं आपको याद दिला रही हूँ, Q इक्वल टू ALA के 1 - A, करेक्ट। ये हो गया। अब थोड़ा सा WTO के बारे में थोड़ा सा जान लो, कहानी सुन लो क्या होता है। WTO AOA कृषि पर समझौते, ठीक। विकासशील देश इंडिया हमारा जैसे इसका एग्जाम्पल है, विकसित देश हमारा USA है। तो WTO में 4 प्रकार की सब्सिडी की अवधारणा अपनाई गई थी। WTO के अंतर्गत 4 प्रकार की सब्सिडी की अवधारणा अपनाई गई थी। इसमें कौन कौन बॉक्स थे, कितने टाइप के, अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, रेड बॉक्स, ग्रीन बॉक्स। अपने माइंड में छाप लो ये चीज़। अंबर बॉक्स जो है किसकी बारे में बात करता है, मशीन के बारे में। ब्लू बॉक्स सिंचाई के प्रबंध के लिए। तो ऐसे आपको याद नहीं होगा, अंबर तो मशीन रट लो, अंबर मशीन। ब्लू आप बताओ सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो ब्लू कलर पानी का होता है, ब्लू सिंचाई प्रबंध के लिए, ठीक। रेड क्या होता है, शून्य सब्सिडी, जीरो सब्सिडी, खतरे के निशान, कोई हम आपको सब्सिडी नहीं देंगे। रेड बॉक्स जीरो सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स, अब ग्रीन हमारी पर्यावरण ग्रीन होता है, हरियाली ग्रीन होती है, ओके। क्लाइमेट हमारा मतलब पर्यावरण होता है वो ग्रीन होता है, तो जो है हमारा
ग्रीन बॉक्स पर्यावरण के लिए सब्सिडी देता है। अब फिर से एक बार रिवाइज करो। अंबर बॉक्स मशीन, ठीक। ब्लू बॉक्स सिंचाई के लिए प्रबंध, रेड बॉक्स शून्य सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स पर्यावरण के लिए सब्सिडी। करेक्ट। विकासशील विकसित देश का कहना था कि विकसित देश रेड बॉक्स अपनाएं, किसी भी प्रकार की सब्सिडी नहीं देंगे और हमें सब्सिडी देने के लिए कहिए, परंतु विकसित देश सब्सिडी ना दें। क्लियर? मतलब इसमें विकसित और विकासशील देशों में विवाद था, ठीक है ना। इसमें ये कहा गया कि जो है विकसित देश, विकासशील देशों का ये कहना था विकसित देश रेड बॉक्स को अपनाएं, सब्सिडी ना दें किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है ना, लेकिन हमें सब्सिडी देने दें, परंतु विकसित देश जो है कहते विकसित देश सब्सिडी ना दें, ये विकासशील देशों का कहना है। कैट क्या होता है बेटा? कैट का फुल फॉर्म जान लो। जी फॉर जनरल, ए फॉर एग्रीमेंट, राइट, टी फॉर ट्रेड एंड एस फॉर सर्विसेज। तो जनरल एग्रीमेंट, ट्रेड एंड सर्विसेज, राइट। सेवाओं का व्यापार 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनो ये चीज़ें। मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4, ठीक। मोड 1 में क्या होता है? यदि सेवा लेने वाला व्यक्ति अथवा संस्था अपने देश में रहे और सेवा देने वाला अपने देश में रहे, ठीक, दोनों अपनी अपनी कंट्रीज़ में रहे, सेवाओं का आयात निर्यात हो जाए, इसे क्या बोलते हैं? मोड 1। जैसे आप यहाँ अपने देश में इंडिया में रहो और कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में आप सर्विसेज अपने उसके ही ज़रिए देते हो, ऑनलाइन के ज़रिए देते हो ना, ये आपका मोड 1 में आता है, ठीक। फिर मोड 2 में क्या होता है? सेवा लेने वाला देश सेवा लेने वाले देश में जाकर सेवा देना शुरू कर दो। आपको अगर यूएस के लोगों को मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो आप वहाँ जाइए, वहाँ के लोगों को सर्विसेज दीजिए, ये मोड 2 है, राइट। आगे सुनिए। भारत मोड 1 में काम करता है, साथ ही मोड 4 में, ठीक। अब मोड 3 पहले देखो क्या है, फिर 4 पे आएंगे। मोड 3, यह सेवा देने वाला देश सेवा लेने वाले के घर में अपना कार्यालय खोलकर, ऑफिस खोलकर सेवा देना शुरू करे, अपना ऑफिस वहाँ खोल लो, ठीक, सेवा देना शुरू कर दो। मोड 4 क्या होता है? यह सेवा देने वाला व्यक्ति सेवा देने वाले देश के देश में जाकर सेवा देने वाला व्यक्ति सेवा लेने वाले देश के में जाकर सेवा देना शुरू कर दे, ठीक। तो हमारा इंडिया जो है मोड आपका मोड 1 और मोड 4 में काम करता है। क्लियर? विकासशील देश मोड 2 तथा मोड 3 में काम नहीं कर पाते हैं। कारण है, इसका रीज़न ये है, कोई हमारे देश में आकर सेवा लेना पसंद नहीं करेगा, मतलब करते नहीं लोग, मतलब उसमें जैसे डेवलप कंट्रीज़ के लोग ना अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाना पसंद नहीं करते हैं, वहाँ सर्विसेज तो लेना चाहते हैं, ठीक, क्योंकि सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन वहाँ जाना पसंद नहीं करते, वहाँ जाके रहना पसंद नहीं करते हैं। इसका रीज़न है, रीज़न ये है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं हुआ है अभी, ठीक है ना। आप देख रहे हो, ऐसे ही देख लो सिंपली, आप अपने ISBT या कहीं सड़कें देखो, गड्ढे देखो, हर चीज़ कितना कहाँ डेवलप हुआ है उतना अभी भी, है ना। तो मोड 1 और 4 में ऑफिस खोलना पड़ेगा, मोड 1 और 4 में ऑफिस खोलना पड़ेगा, जाकर सेवा जो है देगा, समझ रहे हो। और आपका जैसे कॉल सेंटर्स होते हैं फॉर एग्जांपल, रात में ही चलते हैं क्योंकि विदेशों में सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये, ठीक है ना। अब एक चीज़ देख लो, WTO हमारा 1995, ठीक, 2023 टू 1995 तो 2001, 2011 और 2003 टू 2022। ध्यान से सुनो, WTO 1995 टू 2011, ठीक है ना, 2001 तक, वन तक पहले देखते हैं, 1995 टू 2001, ठीक। इसमें 1996 में सिंगापुर सम्मेलन हुआ WTO का, ध्यान से सुनो। 1998 में वियना सम्मेलन हुआ, 1999 में सिएटल सम्मेलन हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, सिंगापुर सम्मेलन कब हुआ? 1996 में, वियना 1998 में, सिएटल 1999 में, दोहा सम्मेलन हमारा कब हुआ? 2001 में, ठीक। तो 1995 टू 2001 का ये है। उसके बाद आप देखें 2003 टू 2022,
22 के बारे में। ठीक, इस तरह से सम्मेलन इनके हुए, ठीक है ना। सिंगापुर सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। प्रतिस्पर्धा, निवेश, सरकारी खरीद में पारदर्शिता और व्यापार में सुविधा, ठीक है ना। और दोहा हमारा 2001 में हुआ है। ठीक, ऐसे हिंदी में याद करो, देखो दा से दोहा, दा से 2001। ठीक, थोड़ा मतलब ऐसे करके रिलेट करके याद करोगे, आसानी से याद हो जाएगा। 2001 दोहा, विकासशील देश, विकसित देश, ADA, कृषि पर समझौते, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। ठीक, गेट्स हमारा क्या है, जनरल एग्रीमेंट, ट्रेड एंड सर्विसेज। फिर इसके जो है नामा, ट्रिप्स, ये जो है WTO के पार्ट्स हैं। ठीक, करेक्ट। ट्रिप्स क्या होता है, ट्रेड रिलेटेड प्रॉपर्टी सर्विसेज, करेक्ट। इसके बाद आता है हमारा LDC क्या होता है, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज, ठीक। स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म, नैरोबी सम्मेलन 2015 की बात हुई, नैरोबी सम्मेलन 2015 में हुआ, ठीक। 2015 में हुआ। अफ़गानिस्तान, लाइबेरिया WTO में शामिल हुए, ठीक। अंबर बॉक्स बाजार व्यापार को विकृत करने वाली सब्सिडी है, इन्हें समाप्त कर देना चाहिए। 2030 में बाली इंडोनेशिया में के सम्मेलन हुआ, ठीक है ना। 2013 में बाली इंडोनेशिया में सम्मेलन हुआ। नामा एंड गेट्स पर अभी तक सहमति नहीं हो पाई, नामा और गेट्स के मुद्दों पर अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाई। ट्रिप्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ठीक है ना। बौद्धिक संपदा का अधिकार, भौगोलिक संकेतक, इन सब का जो है वो करता है, पेटेंट वगैरह करता है, ठीक। अब देखो बौद्धिक संपदा का अधिकार, इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा, क्या है ये। दो प्रकार के होते हैं, एक उत्पाद पेटेंट होते हैं जिसके सहमति विकसित देश देते हैं, प्रोडक्शन पेटेंट। एक होता है प्रक्रिया, प्रोसेस पेटेंट, जिसको सपोर्ट जो है अपना ये डेवलप कंट्रीज करते हैं। जियोग्राफिकल आइडेंटिटी के पेटेंट नहीं हो सकती। भौगोलिक पहनावा, अलीगढ़ के ताले, बनारस की साड़ी, परंपरागत ज्ञान, ये सब पेटेंट के होते हैं, जो ताले, बनारस की साड़ी, ये सारी चीज़ें। लेकिन परंपरागत आपका ज्ञान हो गया, इनका पेटेंट कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना बेटा, ठीक। उसके बाद आपका अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, रेड बॉक्स, आपको पता चल चुका। अंबर मशीन से संबंधित है, ब्लू सिंचाई से संबंधित है, ग्रीन पर्यावरण से संबंधित, रेड जीरो सब्सिडी से संबंधित है। रेड बॉक्स लागू किया जाए और सब्सिडी खत्म किया जाए, ये बात कही गई इस सम्मेलन में, ठीक है। इस सम्मेलन का के पैकेज की एक प्रमुख बात है। उसके बाद बोला गया औषधि पेटेंट के स्वर ग्रीनिंग निषेध किए जाएं। चयनित IT सेक्टर उत्पाद पर प्रशुल्कों का उन्मूलन, ठीक है ना। और सदस्य बाजारों तक उसकी पहुंच हो सके। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारी चीज़ें, डिलीवर करना बहुत ज़रूरी था आपको, इसलिए मैं कर रही हूँ आपको। अच्छा, ये हो गया आपका। उसके बाद भारत IDA, IFC, IBRD का सदस्य है, ठीक। वर्ल्ड बैंक का आ गया, वर्ल्ड बैंक, IDA, IBRD, ठीक है ना, इसका पार्ट है। तो IDA क्या करता है, छूट पर ऋण देता है, ठीक। छूट किस चीज़ पर होती है, समय में छूट और ब्याज दर में छूट, ठीक। IBRD बाजार पर ऋण देता है, ध्यान से सुनना। IDA छूट पर ब्याज पर ऋण देता है और IBRD बाजार पर ऋण देता है। क्लियर। विश्व बैंक समूह, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, जिनमें कुछ ग्रुप्स हैं,
देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं, IDA आता है, IBRD आता है, IFC आता है, मीगा आता है, ICSID आता है। तो IDA IBRD के बारे में आपने पढ़ लिया, ठीक। IFC क्या होता है, अलग अलग संस्थाओं को आपस में मिलाना। मीगा का क्या काम है, इन्वेस्टमेंट को लेकर गारंटी देना, नुकसान की भरपाई करना, राइट। ICSID अलग अलग कानून के हिसाब से विवाद को निपटाना, विवाद का विवाद का निपटारा करना, ठीक। ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ठीक। भारत ICSID का सदस्य नहीं है। इतना हो गया बेटा। अब मैं नेक्स्ट आगे आऊँगी नेक्स्ट वीडियो पे। NBFCs RBI एक बार फिर से मतलब उसको पूरा डिटेल में कर लेंगे, आगे की मतलब जो भी चीज़ें हैं उनको आगे करेंगे, ठीक है ना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल गाइस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत ही रिलायबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको डिलीवर हो रही हैं।